नमस्कार दोस्तों। चुनाव हो गए, आज परिणाम भी आ गए। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा सभी जीते हुए दलों को और सभी प्रत्याशियों को, और आशा करूँगा कि वो यानी देश की जनता की जो आवाज़ है, उनके जो मुद्दे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चुनाव अब की बार जो हुए हैं, बहुत से मायनों में अगर देखा जाएगा तो एक चीज़ जो थी उनमें, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये लोकतंत्र के लिए यानी सबसे ज़रूरी चुनाव थे, और लोकतंत्र के लिए कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिससे लोकतंत्र की बदनामी हुई। और ख़ास करके अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा राज्य है और भारत एक ऐसा यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो यानी पूरे विश्व को यानी एक संदेश देता है कि देखिए, हम ऐसे रहते हैं और ऐसी हमारी चुनाव प्रणाली है, और इसके सहारे से हम यानी चाहे चुनाव कोई भी जीते, लेकिन पक्ष और विपक्ष जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन अब की बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई, शायद वो नहीं होनी चाहिए थी, और सबसे यानी निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा था केंद्रीय चुनाव आयोग का। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा को नीचे गिराया है, यह स्वाभाविक है। क्योंकि अगर हम पिछले 5-7 दिनों की जो बातें लेकर के हम चल रहे हैं, यानी चुनाव आयोग ने कई ऐसे नियमों की अनदेखी कर दी, यानी जिससे उसकी गरिमा को ठेस जरूर पहुंची है। बात चाहे ईवीएम को लेकर के हो, चाहे यानी चुनावी रैलियों को लेकर के हो, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने यानी इतनी निष्पक्षता नहीं दिखाई जितनी उसे दिखानी चाहिए थी। बैलेट पेपर लेके यानी लोग पकड़े गए हैं, मान लिया कि चलो वो यानी बैलेट पेपर का उनका वो खाली थे, उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन एक नियम और प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करना यानी हर आदमी का, हर पार्टी का और हर उस कार्यकर्ता का जो यानी चुनाव से जुड़ा हुआ होता है, उसका एक यानी धर्म होता है। लेकिन चुनाव में यानी क्या हुआ, पार्टी कोई भी जीती हो, कोई भी पार्टी हारी हो, यह मुद्दे नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक देश में मुद्दा सबसे बड़ा यह भी होता है कि लोकतंत्र को किस तरह से यानी हम सहेज करके, संभाल करके हम रखेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को हम यानी लोकतंत्र में क्या दिखाएंगे हम। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने जो अपनी गरिमा थी, उसको जरूर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। अब बात रही ईवीएम की, यानी विपक्षी दल भी इस पे सबसे बड़ा, सबसे पहले भाजपा ने यानी इसका विरोध चालू किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका विरोध चालू किया था कि हमारे देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन उस समय जो सत्ता पक्ष था, उसने इसका यानी समर्थन नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब यानी बिहार चुनाव में हमने देखा, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और एक राज्य की विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में एक ईवीएम का जो टेस्ट किया गया था वहाँ पे, तो ईवीएम के अंदर आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, समृद्ध देश अपने जिनको बोलते हैं, विकसित देश जिनको बोलते हैं, यानी जो हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वहाँ पर भी जहाँ से हम ईवीएम लेके आते थे, वो लोग भी ईवीएम के खिलाफ हैं। अमेरिका को ले लीजिए आप, फ्रांस को ले लीजिए आप, पिछले दिनों जो जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी आदेश दिया है कि आप ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे। तो क्या वो लोग जो हैं इतने निष्पक्ष नहीं है, या वहाँ की जनता को क्यों भरोसा नहीं है ईवीएम पे, यह सोचना पड़ेगा। और हमें तो जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो हैं वो लोकतंत्र का सबसे सशक्त यानी हथियार है, कि अगर मैं किसी को किसी तरीके से नहीं दबाऊंगा, तो मैं 5 साल बाद में मेरे पास एक मौका है कि अगर प्रत्याशी मेरे काम का नहीं है, तो मैं उस प्रत्याशी को उस चुनाव में हरा सकता हूं, और वो मेरे ताकत, मुझे मेरा वोट देता है। तो कहीं ना कहीं हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या ईवीएम को अब बदल देना चाहिए, वापस हमें बैलेट पेपर पे आ जाना चाहिए। विश्व के बहुत से जो देश हैं वो वापस बैलेट पेपर की तरफ आ रहे हैं, और क्या हमारे देश को, जो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने का दम जो बरते हैं, क्या एक ईवीएम की वजह से हम ऐसी बदनामी सहन करेंगे?
सोचने वाली बात होगी हर पार्टी के लिए। यह जरूरी नहीं है कि चुनाव किसने जीता, मैं इस के भी पक्ष में नहीं हूँ कि ईवीएम में हेरा फेरी भी हुई है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि जो वोटिंग यानी जो लोग 20,000 30,000 40,000 के यानी ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, तो वहाँ पे ये ऐसी यानी अफवाहें जो है वो गलत साबित होती है कि ईवीएम में कहीं पे कुछ सेटिंग हुई होगी। लेकिन फिर भी सभी पक्षों को संतुष्ट करने के लिए क्यों ना हम बैलेट पेपर पे आ जाएं। अब दूसरी मुद्दे की बात यह थी, जो हमारे जो चुनाव रहे हैं उस चुनाव में सबसे ज़्यादा यानी जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं, दो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, या जो दो राष्ट्रपति कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठ करके देश के मुद्दों पे बहस करते हैं। लेकिन हमारे चुनावों में अब की बार भी मुद्दे गौण थे। कोरोना में कितने लोग मरे थे, बिना ऑक्सीजन कितने लोग मरे थे, कितने यानी बेरोजगारी के मुद्दे थे, या किसानों के कितने मुद्दे थे। यानी चुनाव परिणाम को देख करके यह नहीं लगता कि हमारे देश में मुद्दों पे चुनाव हुआ है। मुद्दे वही थे साहब, मंदिर था, मस्जिद था, और राजनीति थी, धर्म की राजनीति थी। कुछ पाकिस्तान के मुद्दे आ गए थे, कुछ जिन्ना के मुद्दे आ गए थे, लेकिन जो देश के मुद्दे थे वो गौण हो गए। और हमारी देश की जनता ने भी इन मुद्दों को नकार दिया कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और महंगाई पर अगर बहस करेंगे तो इन बातों का कोई औचित्य हमारे चुनावों में नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो यह होता है कि जो सत्ताधारी दल है, भगवान ना करे अगर वो अहंकारी हो गया, तो 5 साल तक आपकी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने वोट किसको दिया है मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह जरूर बोलूँगा कि आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है, यह सोचना बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र के लिए। नहीं तो विपक्षी दल भी है, चाहे वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, वो यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम किसका समर्थन दें और किसका साथ जाएं। चुनावों के बीच के अंदर यानी जो रेलवे के जो परीक्षार्थी थे उन पे लाठी चार्ज हो रहा था, जगह जगह बवाल हो रहा था, और वो मुद्दा ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा लग रहा था कि ये इन चुनावों में यानी वोट को प्रभावित करेगा। महंगाई दिनों दिन आसमान छू रही है, ऐसा लग रहा था कि महंगाई पे अब की बार वोटिंग होगी। किसानों के मुद्दे पे ऐसा लग रहा था कि किसान जो है अब की बार खुल करके कुछ ऐसी वोटिंग करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम जो निकल करके आए हैं उनको देख करके यह लगा कि नहीं, हमारे देश में अभी भी ऐसा यानी वातावरण नहीं है कि जो हम वास्तविक मुद्दों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई और किसानों के मुद्दे पे हम वोट कर सकें। अभी तक हम यानी बहुत पीछे हैं विश्व से। इन मुद्दों पे जिस दिन चुनाव होने लग जाएंगे उस दिन आप, अभी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे कैंडिडेट आपने देखे होंगे जिन पे यानी हमने शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो उनके एफिडेविट है चुनावों में, 60% कैंडिडेट जो हैं वो दागी है। वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक पार्टी के होंगे, 60% कैंडिडेट जो हैं वो दागी है और हम उनको वोट दे रहे हैं। तो यह देश का एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अगर कोई शिक्षित आदमी आपके सामने खड़ा था तो उसके पास सिर्फ मुद्दे नहीं थे, क्योंकि शिक्षित आदमी कभी धर्म के नाम पे, कभी यानी ऐसे भारत पाकिस्तान के नाम पे वो कभी वोट नहीं मांगेगा। शिक्षित आदमी जो होगा वो मुद्दों के नाम पे वोट मांगेगा। लेकिन मुद्दों के नाम पे हम वोट देना अब तक नहीं जाने। इस चुनाव का ये सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकाला गया है। तो क्या आने वाले समय में राजनीति भी बदलेगी? एक चीज और सोचने वाली बात है, अगर राजनीतिक दल जो वर्तमान में यानी युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, महंगाई पे जो बोलते हैं, तो आप एक चीज यानी नोट करना कि क्या अगर ये चुनाव परिणाम देख करके और यह जो यानी पूरा परिदृश्य को देख करके क्या आपको यह लगता है कि राजनेता धीरे धीरे जो इन मुद्दों से अगर खिसक गए, तब इस लोकतंत्र के साथ में क्या होगा, यह सोचने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यह था आज का, लेकिन मैं आशा इतनी जरूर करूंगा कि जो भी पार्टियां जीती है, जो भी प्रत्याशी जीते हैं, वो जनता के मुद्दों से ध्यान ना भटकाए। जनता ने जिस उम्मीद के साथ उनको वोट दिया है
वो जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरे। एक बार फिर से सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को, सभी दलों को और सभी मतदाताओं को जिन्होंने वोट दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र जो हमारा है वो सक्षम रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर मेरे विचार अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।